खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो या क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो लेकर चलते हैं आपको अपने रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्यूष, हमारे रेजिडेंट एडिटर, और साथ ही जयपुर से हमारे साथ अरविंद पलावत मौजूद है, दिल्ली से हमारे साथ शिव त्यागी हैं, और झारखंड की बात करें तो हमारे साथ कृष्णा, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बिहार लेकर चलूंगी आपको, जहां पर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। श्रीकांत, आज की बात करें तो क्या कुछ बड़ी खबरें बिहार से रहने वाली हैं, और साथ ही कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं वो लगातार पूरे देश में बढ़ रहे हैं, बिहार को लेकर फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कोरोना के संक्रमण का मामला 4000 के पार पहुंच चुका है बिहार में। तो प्रवासी मजदूरों के आने के साथ संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, और इस बीच लॉकडाउन खुल भी गया है। तो लोग सड़कों पर भी दिख रहे हैं, बाजार में भी दिख रहे हैं। लोग डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल जो डर था शुरुआत में वो डर खत्म हो गया है, और लोग मानकर चल रहे हैं कि ये जिंदगी का हिस्सा है, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है। लेकिन जो सावधानी जरूरी है वो लोग नहीं बरत रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेसबुक लाइव के जरिए देश राज्य की जनता से जुड़ेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, और वो बताएंगे कि किस तरह से सावधानी बरतनी है। जिलों के डीएम से बात करके वहाँ क्या चल रहा है क्वारंटाइन सेंटर में, और रोजगार देने को लेकर क्या जिला स्तर पर तैयारी चल रही है, उस बारे में जानकारी लेंगे। और आपको पता है कि बिहार सरकार ने दावा किया है कि अब तक 30 लाख जो श्रमिक हैं उनको रोजगार दे दिया गया है मनरेगा और दूसरी योजनाओं में। तो 30 लाख श्रमिक तो अभी बिहार आए भी नहीं हैं, 10 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास आए होंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि 20 लाख से ऊपर श्रमिक आ चुके हैं, और बाकी जो बिहार के श्रमिक हैं उनको भी मिलाकर 30 लाख लोगों को अब तक काम दिया जा चुका है, और 50 लाख लोगों को काम देने की तैयारी बिहार सरकार कर चुकी है। तो कोरोना के संकट में देश की अर्थव्यवस्था को पता ही है उसका क्या हाल है। मूडी ने सबसे खराब रेटिंग दे दिया है भारत को, और भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती पैदा होने वाली है। तो बिहार में जो रेलवे है, रेलवे ने कई नई गाइडलाइन जारी किया है कि अगर आपको ट्रेन से सफ़र करना है तो उसका गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। पालन नहीं करेंगे तो आपको स्टेशन में घुसने नहीं दिया जाएगा, ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से पटना एयरपोर्ट से आज 21 विमानों का उड़ान शुरू हो रहा है। तो हर शहर के लिए पटना से विमान सेवा शुरू हो चुकी है, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, रांची, हर शहर के लिए यहाँ से विमान अब उपलब्ध है, और लोग आने जाने भी लगे हैं। लेकिन अब जो डर पहले दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है अनन्या कि बिहार की राजनीति गरमाई हुई है गोपालगंज हत्याकांड को लेकर। तेजस्वी यादव लगातार उस हत्याकांड को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटना से दिल्ली तक कुछ करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर विधायक जो जेडीयू के हैं जिन पर आरोप है इस हत्याकांड की साजिश रचने का, अगर उनको गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस, तो पटना से अपने विधायकों के साथ बस में बैठकर दिल्ली तक जाएंगे, वहाँ पर धरना देंगे, जंतर मंतर पर, राष्ट्रपति भवन के बाहर धरना देंगे। तो तेजस्वी यादव बिहार सरकार की घेराबंदी में जुट गए हैं। आपको पता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल को एनडीए के नेता जंगल राज कहते थे, और अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के 15 साल के सुशासन को जंगल राज साबित करने में जुटे हुए हैं। तो बिहार की राजनीति बहुत गरमाई हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी से पूछा गया कि क्या आप इस चुनाव के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी चुनाव प्राथमिकता नहीं है, अभी कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद प्राथमिकता है। अमित शाह 7 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में एक रैली करेंगे, 1 लाख लोगों से जुड़ेंगे, और उसी दिन तेजस्वी यादव प्रतिकार दिवस मनाएंगे, यानी थाली पिटवाएंगे गरीबों से, अपने समर्थकों से। तो मोदी की तर्ज पर मोदी का विरोध करेंगे तेजस्वी यादव।
चलिए, लगातार आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं जयपुर में हमारे संवाददाता अरविंद पलावत मौजूद हैं। अरविंद, जयपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? राजस्थान की बात करें तो पूरे राज्य में किस बड़ी खबर पर आपकी नजर रहेगी? और साथ ही कोविड-19 की अगर हम बात करें, लगातार पूरे देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, राजस्थान की बात करें तो वहां को लेकर आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में करीब 2.5 महीने बाद में जो परिवहन सेवा है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और जो रोडवेज की बस है वो आज से यहाँ पर शुरू हुई है। 200 रूट पर और बसें यहाँ पर शुरू की गई। इससे पहले 55 रूट पर बसें शुरू की गई थी, लेकिन आज से 200 रूट पर बसें हैं वो यहाँ पर चलेंगी। इस तरह से जो बस है वो करीब 500 के आसपास जो बसें हैं वो रोजाना अलग अलग स्थानों पर जो है फेरे लगाएंगे, सबसे बड़ी बात। और वहीं दूसरी चीज, बस में जाने से पहले जो यात्री है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद में ही बस स्टैंड पर प्रवेश दिया जाएगा। और इसके साथ ही यदि भीलवाड़ा की बात करें, क्योंकि भीलवाड़ा सबसे पहले एपिक सेंटर बना और उसके बाद में भीलवाड़ा में सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया और सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भीलवाड़ा की बंद की गई थी जनता कर्फ्यू से भी पहले। ऐसी स्थिति में आज से जो भीलवाड़ा है वहां पर भी जो ट्रांसपोर्ट सेवाएं हैं, लोक परिवहन की जो सेवाएं हैं वो यहां पर शुरू हो चुकी है। और रोडवेज के 3 बस आज भीलवाड़ा से अलग अलग स्थानों के लिए रवाना होगी। और पहली बस भीलवाड़ा जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें करीब 44 यात्री यहां पर बैठे हैं। इससे पहले जो 55 बसें जो चलाई गई थी, 55 रूट पर जो बसें चलाई गई थी उसमें केवल ऑनलाइन टिकटिंग की फैसिलिटी ही दी गई थी। लेकिन अब जब 200 रूट पर नई बसें चलाई जा रही है तो ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन और जो बस कंडक्टर है उससे भी जो यात्री हैं वो टिकट ले सकेंगे। तो ये सहूलियत यहाँ पर लोगों को दी गई है कि वे इस तरह से आसानी से अपनी यात्रा है वो कर सकेंगे। क्योंकि देखिए लॉकडाउन के दौरान लोग काफी परेशान थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में उन्हें काफी समस्याएं हो रही थी। इसको देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया, जिसमें 200 रूट पर जो बसें हैं वो यहाँ पर चलाने की बात यहाँ पर कही गई है। तो इसके साथ ही यदि बात करें कोरोना को लेकर, तो कोरोना का जो कहर है राजस्थान में लगातार बढ़ता जा रहा है और कल भी 273 जो केसेस हैं वो यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 200 से पार पहुंच चुकी है। 203 कोरोना पॉजिटिव की अब तक राजस्थान में मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा 9373 राजस्थान में हो चुका है। लेकिन एक राहत की बात इसे कह सकते हैं कि 2735 ही एक्टिव केसेज राजस्थान में है। और राजस्थान सबसे ज्यादा जो रिकवरी रेट है वो राजस्थान की काफी हाई है। करीब 68% जो केसेज हैं वो यहाँ राजस्थान में रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि करीब 4,40,000 से ज्यादा जो सैंपल्स हैं उनकी यहाँ पर टेस्टिंग की गई है। RT-PCR टेस्ट यहाँ पर किए गए हैं और इसमें से 4,24,000 के जो आसपास जो टेस्ट हैं वो टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 9,373 पॉजिटिव केस है। वहीं बात करें माइग्रेंट लेबर की, क्योंकि माइग्रेंट्स जब से आए उसके बाद में चाहे प्रवासी राजस्थानी हो चाहे प्रवासी श्रमिक हो, जब से वे लोग आए उसके बाद में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो यहाँ पर लगातार सामने आए। इसमें 2,666 लोग जो हैं वो जो माइग्रेंट हैं वो शामिल है। तो ये ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है माइग्रेंट्स के कारण भी एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने में मिला, क्योंकि माइग्रेंट्स के कारण लगातार जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ गई। तो ये एक चिंताजनक बात जी यहाँ राजस्थान के लिए। वहीं राजस्थान जो केंद्र सरकार की ओर से 10 राज्यों की जो लिस्टिंग जारी की गई थी उसमें मृत्यु दर, उसमें रिकवरी रेट और उसमें अन्य सब चीजों को देखा गया था कोविड को, तो उसमें राजस्थान एक संतोषपूर्ण स्थिति में है। और राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान की रिकवरी रेट हो चाहे राजस्थान की मृत्यु दर हो कोरोना को लेकर वो काफी कम है। करीब 2.67% जो मृत्यु रेट है वो यहाँ पर है, डेथ रेट यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की जो कोविड को लेकर जो फैसिलिटीज है उस पर केंद्र की ओर से भी संतोष एक जाहिर किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। तो वहीं राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक कल शाम को उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट में कहा कि उनके ड्राइवर और आरटीडीसी का जो कर्मचारी है उसकी पहले जो जयपुर का SMS हॉस्पिटल है वहां पर उसकी जांच कराई गई, तो उसमें वो नेगेटिव आया। जबकि जब ये जांच भरतपुर में कराई गई तो वो जो पेशेंट था वो यहाँ पर पॉजिटिव पाया गया। तो उन्होंने दोनों ही रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाए हैं और अपनी ही सरकार को उन्होंने घेरा है। इससे पहले भी मंत्री विश्वेंद्र सिंह कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं और राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं। और ऐसी स्थिति में जब वे सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं विवादों की जो स्थिति है वो यहाँ पर हो जाती है। लेकिन देखिए चूंकि SMS और भरतपुर इन दोनों में जो अलग अलग टेस्ट किए गए उसमें एक चीज ये भी है कि SMS में जब टेस्ट किया गया तो हो सकता है कि उसके कई दिन बाद में 3 से 4 दिन के बाद में जो है टेस्ट भरतपुर में हुआ
होगा, क्योंकि जयपुर में यदि कोई पेशेंट एडमिट है तो या नेगेटिव साबित होता है और उसके बाद में वहां पर जाने में 2 से 3 दिन का यदि वक्त लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो सैंपल है और जो उसकी जो हेल्थ रिकवरी है वो भी यहाँ पर होती है। तो इस पर फिलहाल जो चिकित्सा मंत्री है या राजस्थान सरकार की ओर से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन जो विश्वेंद्र सिंह है पर्यटन मंत्री, वो भरतपुर से आते हैं और ऐसे में पहले भी कई बार उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान एक महिला को भरतपुर से केवल इसलिए रेफर कर दिया गया क्योंकि लोगों को डाउट था कि वो शायद कोरोना पॉजिटिव हो सकती है, जबकि पॉजिटिव नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में उस समय भी उन्होंने अपनी जो आवाज है उसको सोशल मीडिया पर बुलंद किया था। चलिए ठीक है अरविंद, लगातार आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए राजस्थान में भी लगभग उसी तरह के हालात है जिस तरह के हालात पूरे देश में हम देखने को हमें मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कोविड-19 के मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं झारखंड, जहां पर हमारे संवाददाता कृष्णा मौजूद है। कृष्णा, झारखंड की बात करें तो क्या कुछ बड़ी खबरें आज झारखंड से रहने वाली हैं और साथ ही कोविड-19 को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कोविड-19 को लेकर के जैसे ही झारखंड की 2 जिले की बात करें, जमशेदपुर और धनबाद में, वहां पर लगातार मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी झारखंड की बात करें तो 7 से 22 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, जो कल तक का अपडेट था। अब देखने वाली बात है कि राज्य सरकार, हेमंत सोरेन साफ तौर पे कह चुके हैं कि केंद्र सरकार देशवासियों और राज्यवासियों को भगवान भरोसे छोड़ चुकी है, तो हमारे राज्यवासियों को अब हमें ही देखना है। और एक और बात है कि दुमका में कल कपड़ा व्यापारी और जूता चप्पल के व्यापारी जो है हंगामा भी किए थे, क्योंकि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं खोल दी गई, जैसे दुकानें, छोटी छोटी दुकानें खोल दी गई थी, मगर कपड़ा की दुकान नहीं खोली गई है और जूता चप्पल की, तो उस पे व्यापारियों का हंगामा भी हो रहा है। और दुमका में चुनाव भी है, जो कि वहां से दुमका सीट से हेमंत सोरेन जीत कर आए थे, तो वहां वो सीट खाली कर चुके हैं। बरहेट से वो उम्मीदवार भी थे, तो वहीं से वो अपने ये दुमका छोड़ चुके थे। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, यहाँ पर राजनीति भी गर्म होने लगी है। यहाँ राज्यसभा का चुनाव है, उसमें भी लोग, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग करने वाली है और कांग्रेस का भी कहना है कि हमारे पास संख्या बल है, हम जीतेंगे। मगर अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर है कि कैसे यहाँ पर जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको राज्य सरकार क्या उनको रोजगार दे रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर कि बाहर से जो आ रहे हैं उनको रोजगार दिए जा रहे हैं सिर्फ। और जो भी यहाँ पर एक चीज और कही गई कि जो कि धार्मिक स्थल है, वो जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक ये धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। और यहाँ पर दिन पर अब कोरोना वायरस को लेकर भी राजनीति होने लगी है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम राज्यों से तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार अपने अपने राज्यों की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, बनारस से हमारे साथ अमित सिंह भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर शिव त्यागी हमारे संवाददाता मौजूद है। शिव, दिल्ली की बात करें तो क्या कुछ बड़ी खबरें आज दिल्ली से रहने वाली हैं? कोविड-19 के जो आंकड़े हैं वो लगातार पूरे देश में बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी फिलहाल उसी तरह की स्थितियां हैं। देखिए अनन्या, सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे बैठक होगी। 11 बजे का ये समय बताया गया है जब प्रधानमंत्री के आवास पे बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में तमाम बातों पे चर्चा की जाएगी। लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के, उनको लेके इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं मुंबई में जिस तरीके से तूफान दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है कि वो आएगा, उसको लेके बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि NDRF और तमाम जो टीमें हैं मुंबई में अलर्ट मोड पे हैं और उसको लेके प्रधानमंत्री की जो नज़र है वो पहले से ही उन पे है। और ऐसे में NDRF के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे इस बारे में बैठक भी कर चुके हैं, चर्चा भी उनसे कर चुके हैं, और तो उस पर उनकी सबसे ज़्यादा नज़र होगी और इस पर बैठक में बातचीत होगी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक में ये 1 हफ्ते में दूसरी बार बैठक हो रही है और ऐसे में पिछली बार जब बैठक हुई थी तो उसमें किसानों के मुद्दे को लेके और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है कोरोना के चलते, और ऐसे में MSME को भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए तमाम बैठकों में मंथन किया गया था। आज जो है इस बैठक में तमाम बातों पे बैठक में चर्चा की जाएगी और अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है इसमें बैठक में चर्चा की जाएगी। और कहीं ना कहीं एक ये बैठक का महत्वपूर्ण इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डगमगा गई है, ऐसे में दोबारा से पटरी पर लाने के लिए इस अर्थव्यवस्था पे किस तरीके के कदम
कदम उठाए जा सकते हैं और जो व्यापारी वर्ग है, छोटा या बड़ा उद्योग वर्ग है, उनको किस तरीके का लाभ दे सकते हैं, उसको लेके इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं राजधानी अगर दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1298 नए मामले आए हैं। अब तक के सबसे ज़्यादा मामले राजधानी दिल्ली में आए हैं और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि 11 मौतें भी इस आंकड़ों के साथ साथ यहाँ पे देखी गई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार दिल्ली में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बनारस से मौजूद हैं अमित सिंह। बनारस लेकर चलते हैं आपको सीधे। अमित, बनारस की बात करें तो क्या कुछ बड़ी खबरें आज वहां से रहने वाली हैं, और साथ ही अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अपडेट क्या है आपके पास? देखिए अनन्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में 13 नए पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए हैं। 13 का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी तरफ अच्छे होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी खबर है। 13 जो नए मामले सामने आए उसमें सबसे ज्यादा 5 मामले मऊ से हैं, बनारस से 3 मामले हैं, जबकि चंदौली गाजीपुर से 2 और 1 मामला मिर्जापुर से है। तो ये कोविड-19 को लेकर 24 घंटे का अपडेट है कि 13 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते पूर्वांचल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र बनारस समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेकर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों से मुखातिब होंगे और जानकारी लेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहां तक पहुंचे। विशेष रूप से जो बनारस में उनके 2 ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर और विश्वनाथ कॉरिडोर, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। गंगा को लेकर जो नमामि गंगे परियोजना के तहत जो तमाम कार्य चल रहे हैं उसमें कहां तक प्रगति हुई है, इन तमाम बातों की वो समीक्षा करेंगे अगले हफ्ते। तीसरी बड़ी खबर यह है कि 8 जून से काशी विश्वनाथ मंदिर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन कराना शुरू कर रहा है। उसकी तैयारी आज से शुरू हो रही है। मंदिर प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर, थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर आज से तैयारी शुरू कर दिया है। 8 जून से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो एक और महत्वपूर्ण खबर है, वंदे भारत मिशन, जिसके तहत ढाका से 67 यात्रियों को पहुंचाया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री पर। आज भी कई यात्रियों के आने की संभावना है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।